Hello dear student, this is the next video of this chapter, the new kings and the kingdoms. In last video, we discussed about the Chola Empire, how did they expanded their territories from Urayur, which was the part of Tamil Nadu, from the Thanjavur, Karnataka and Andhra Pradesh. किस तरीके से चोला एम्पायर ने, चोला डायनेस्टीज़ ने अपने एरिया को, एक छोटे से एरिया को जो कि तमिलनाडु में था उरयूर, उससे इतने बड़े एरिया कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक उसे एक्सपेंड किया. एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द टेम्पल्स बिल्ड बाय द चोलाज रूलर, और टेम्पल्स के बारे में भी पढ़ा जो चोला रूलर के थ्रू बनाए गए थे. और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि ये सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं थे बल्कि काइंड ऑफ सेटलमेंट्स भी थे. इन टेम्पल्स के चारों तरफ सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए थे, गांव थे जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्स के काम चलते थे. नाउ वी विल स्टार्ट दिस वीडियो विद द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. चोला पीरियड में किस तरीके से एग्रीकल्चर होता था और इरिगेशन होता था. सिर्फ क्राफ्ट्स में ही डेवलपमेंट नहीं हुई बल्कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन में भी डेवलपमेंट हुई. मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर. बहुत से जो अचीवमेंट्स थे चोला पीरियड में वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स. ये जितने भी अचीवमेंट्स, जितनी भी चीज़ें चोला पीरियड में डेवलप हुई थी वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स की वजह से हुई थी. नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पिटाइन इनटू द बे ऑफ बंगाल. क्योंकि जो चोला एम्पायर था उसका जो सेंटर था वो कावेरी नदी के आसपास का एरिया था, और कावेरी जो नदी थी वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने से पहले डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ जाती थी. दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, और मोस्टली जो ये चैनल्स होते थे ये ओवरफ्लो हो जाते थे डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल, और इसी वजह से ये फर्टाइल सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट कर देते थे. वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, और क्योंकि यहाँ पर हर समय वाटर प्रोवाइडेड होता था और इसीलिए यहाँ के लोगों को एक फर्टाइल सॉइल और एग्रीकल्चर करने के लिए इनफ वाटर मिल जाता था. पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, और जो बहुत अच्छा होता है राइस के कल्टीवेशन के लिए. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. हालांकि तमिलनाडु में एग्रीकल्चर बहुत टाइम पहले ही डेवलप हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल में, एक बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेशन 5th to 6th सेंचुरी स्टार्ट हुआ. एंड फॉर दिस लार्ज स्केल कल्टीवेशन फॉरेस्ट वर क्लियर. फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया. लैंड हैड टू बी लेवल्ड, और जो लैंड था उसे इक्वल किया गया, समान किया गया. इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड. और डेल्टा जो रीजन था वहाँ पर मोस्टली फ्लड आ जाता था, और इसीलिए एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ड. एम्बैंकमेंट्स बनाए गए नदियों के किनारे टू प्रिवेंट द फ्लड, ताकि फ्लड, बाढ़ को रोका जा सके. इन मैनी एरियाज़ 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, और बहुत से एरियाज़ में एक साल में 2 तरीके की फसल उगाई जाती थी. इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, और कई बार इरिगेशन आर्टिफिशियली भी किया जाता था. अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, जिससे हमें पता चलता है कि जो चोला डायनेस्टी थी, जो चोला पीरियड था वो कितना डेवलप था, कि अगर बारिश ना हो तो किस तरीके से इरिगेशन किया जाए, किस तरीके से फसलों में पानी दिया जाए. फॉर दिस दे बिल्ड वेल्स
और इसीलिए उन्होंने वेल्स बनाए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, और कई जगह पर रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए द कंस्ट्रक्टेड ह्यूज टैंक्स। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, और हमें याद रखना चाहिए कि इरिगेशन के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज होनी चाहिए उसके लिए हमारे पास, और साथ ही साथ लेबर भी होनी चाहिए। हु बिल्ड द टैंक्स एंड डग वेल्स, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities, और बहुत से रूलर्स और जो गांव में रहने वाले लोग थे उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी में बहुत सा इंटरेस्ट दिखाया और इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड डेवलप किए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ द चोला किंग्स एडमिनिस्ट्रेट देयर एम्पायर, कि किस तरीके से जो चोला किंग्स थे वो अपने एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है व्यवस्था बनाए रखना, शासन करना। तो किस तरीके से वो अपने किंगडम में व्यवस्था बनाते थे, सारे काम किस तरीके से होते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स, जो पीसेंट्स की सेटलमेंट्स थे नोन एज उर, जो पीसेंट्स का समूह था उन्हें उर कहा जाता था। became prosperous with the spread of irrigation agriculture, जब एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ तो उस टाइम पर जो ये ग्रुप था पीसेंट्स का विच वॉज नोन एज उर, दे prosperous, वो क्या हुए, दे became prosperous, वो prosperous हो गए, धनी हो गए। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, और इस तरीके से जब वो prosperous हुए तो ये जो विलेज होते थे पीसेंट्स के, छोटे छोटे विलेज होते थे, उन्होंने एक साथ मिलकर एक यूनिट बनाई जिसे नाडू कहा जाता था। सो द नाडू मीन्स ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और इस तरीके से राजा की हेल्प में या राजा इन्हें अपॉइंट करता था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए। ये अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, अपने एरिया में प्रशासन को संभालते थे। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice, जैसे कि अपने एरिया में न्याय दिलाना, एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और साथ ही साथ टैक्स को कलेक्ट करना। Rich peasants of the Vela caste exercised considerable control over the affairs of Nadu under the supervision of सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी चोलास की, रिच पीसेंट्स जो होते थे ऑफ द वेला कास्ट, वेला एक कास्ट थी जिस कास्ट में पीसेंट्स हुआ करते थे, एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। ये चोला जो रूलर्स होते थे उनके सुपरविजन में, उनके कंट्रोल में रहकर अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेट करते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंद वेलन। जो चोला किंग्स थे उन्होंने इन रिच लैंड ओनर्स को, लैंड ओनर्स मतलब होता है बड़ी बड़ी ज़मीन के मालिक, इन रिच लैंड ओनर्स को कुछ टाइटल्स दे रखे थे, जैसे कि मुवेंद वेलन जिसका मतलब होता है अ वेलन, और पीसेंट, वेलन पीसेंट्स को कहा जाता था। सर्विंग 3 किंग्स, ऐसे लैंड ओनर्स जो 3 राजाओं की सेवा करते हैं। अरियार जो जिसका मतलब होता है चीफ एक्सेट्रा। एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, ये टाइटल इन्हें दिए जाते थे टू शो द रेस्पेक्ट, उनकी रेस्पेक्ट शो करने के लिए। एंड एंट्रस्टेड देम, और उन पर विश्वास किया जाता था विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और सेंटर में जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज होते थे, जो पद होते थे ऑफिसर्स के, वो इन्हें दिए जाते थे। देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड्स फाउंड इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। चोलास के टाइम पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो राइटिंग्स की कलेक्शंस मिले हैं, उसमें लैंड को डिफरेंट काइंड्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, सच एज वेलन वगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीसेंट्स,
प्रोपर्टियर्स। जो वेलन वगाई होता था वो ऐसी ज़मीन होती थी जो नॉन ब्राह्मण्स पीसेंट की होती थी। ब्रह्मदेया जो ज़मीन होती थी उस ज़मीन को कहा जाता था जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी। शाला भोगा उस ज़मीन को कहते थे या उस ज़मीन का नाम होता था लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। स्कूल की मेंटेनेंस में के लिए जिस ज़मीन का यूज़ किया जाता था उसे शाला भोगा कहा जाता था। नेक्स्ट वन इज़ देवदाना तिरुमा मट्टकानी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ऐसे लैंड जो टेम्पल्स को गिफ्ट किए जाते थे। पाली चन्नदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसे लैंड होते थे जो जैन धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उन्हें दिए जाते थे। वी हैव सीन दैट ब्राह्मणास ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेया। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ब्राह्मण्स होते थे दे वर पैट्रॉन बाय द किंग्स, उन्हें किंग्स के थ्रू प्रोटेक्शन दी जाती थी और इसीलिए उन्हें एज अ गिफ्ट दान के रूप में ज़मीन दी जाती थी जिस ज़मीन को ब्रह्मदेया कहा जाता था। एज अ रिज़ल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कावेरी वैली के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज हो गए। ईच ब्रह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। जो ब्रह्मदेया होते थे, जो ये ज़मीन होती थी जिसे ब्रह्मदेया कहा जाता था, उसे ब्राह्मण्स की जो असेंबली होती थी, ब्राह्मण्स का जो ग्रुप होता था जिसे सभा कहा जाता था, उसके थ्रू लुक आफ्टर किया जाता था, उसके थ्रू उसकी देखरेख की जाती थी। या फिर प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स के थ्रू, प्रोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण जिसके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन होती थी, वो इन लैंड को या इन ज़मीन को देखता था। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली। ये जो असेंबलीज होती थी ब्राह्मण्स की, ये अपना काम बहुत ही अच्छे से करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस। इनकी जो डिटेल होती थी, जो भी ये एडमिनिस्ट्रेशन करते थे अपने एरिया में, वो सभी ये लिखवाते थे ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, और मोस्टली ये टेम्पल्स की वॉल्स में लिखा करते थे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। टाउन्स में जो ट्रेडर्स के एसोसिएशंस होते थे, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, जिसे नगरम कहा जाता था, वो भी टाउन्स में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरूर in Chilangput district, Tamil Nadu provided details of the way in which the sabha was organized. उत्तरामेरूर में पाया गया इंस्क्रिप्शन जो कि तमिलनाडु में है, प्रोवाइडेड डिटेल्स, ये हमें सभा किस तरीके से अपना काम करती थी इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। सभा जो कमेटी होती थी उसमें भी एक सेपरेट कमेटी होती थी जो इरिगेशन का काम देखते थे। गार्डन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, और इस कमेटी के लिए जो भी एलिजिबल मेंबर होता था वह रिटर्न ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ, उनका नाम पाम लीफ के में लिख दिया जाता था। दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्दनवेयर, और जो ये टिकट्स होते थे वो एक मिट्टी के घड़े में रखे जाते थे। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स, जिसमें से एक बच्चे को बुलाकर कहा जाता था कि वो उसमें से एक टिकट निकाले। वन बाय वन फॉर ईच कमेटी, और इस तरीके से हर एक कमेटी के लिए अलग अलग पाम लीफ निकाली जाती थी और उसमें जिसका भी नाम होता था वो उस कमेटी का मेंबर बनता था। इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस। चोला एम्पायर में, चोला जो किंगडम था वहाँ पर किस तरीके से मेंबर्स को इलेक्ट किया
कौन से ऐसे मेंबर्स होते थे जो एलिजिबल होते थे, उनके बारे में कुछ डिटेल दी गई है एक इंस्क्रिप्शन में। ऑल दोज हु विश टू बिकेम मेंबर ऑफ सभा शुड बी ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। कोई भी इंसान जो मेंबर बनना चाहता था सभा का, उसके पास खुद का एक लैंड होना चाहिए था और जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता हो। रेवेन्यू मतलब टैक्स। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके पास खुद का घर होना चाहिए था। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स एज, और वो 35 से लेकर 70 के बीच के उम्र का होना चाहिए था। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, और साथ ही साथ उसे ऑल काइंड्स ऑफ वेदास की नॉलेज होनी चाहिए थी। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वो ईमानदार होना चाहिए था। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए, हाउ टू रूल एन एरिया, किस तरीके से एक एरिया में रूल करना चाहिए, इस चीज़ की उसे नॉलेज होनी चाहिए थी। इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी। अगर कोई एक इंसान 3 साल से एक ही कमिटी का मेंबर बना है तो वो अब किसी भी कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता था। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अगर कोई भी एक इंसान अपने जितनी भी उसके पास जायदाद है या जितना भी एरिया है, लैंड है, अगर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देता था तो ना वो और ना ही उसका कोई रिलेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो इस तरीके के रूल्स थे चोला किंगडम में। सो चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस related to this chapter and you have to write in your notebook with the help of these videos and book. So after seeing the videos, you all should read your book.